और ये कभी नहीं चाहते, ये आपको हमेशा सेवक बनाकर रखना चाहते, आपका शोषण करना चाहते, आपके हक अधिकारों को छीनना चाहते। कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या आपके बच्चे इनके बच्चों के बराबर आए और उनको कंपटीशन दे। अगर मैं ये कहूंगी कि ये भी आरएसएस का दूसरा रूप है, तो इसमें साथियों आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम अरविंद केजरीवाल जी को देखते आए, उनकी स्टेटमेंटों को सुनते आए हैं और खासकर उनके जितने भी विधायक हैं उनको भी देखते आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत का दूसरा रूप है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, जिस तरह से मोहन भागवत लगातार हिंदू धर्म को प्रचारित व प्रसारित करने का काम कर रहे हैं और लगातार भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं, उसी दिशा में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देते नजर आ रहे हैं। साथियों, जिस तरह से आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कल अयोध्या में अरविंद केजरीवाल जी गए और उन्होंने सरयू नदी पर आरती की और आरती करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया से एक ट्वीट भी किया और अपनी फेसबुक से भी उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा। भगवान श्री राम की पवित्र जन्म स्थली अयोध्या नगरी में श्री राम लला के भव्य दर्शन पर आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में श्री बजरंगबली के दर्शन भी किए। भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना कर सभी देशवासियों के स्वस्थ जीवन एवं सुख समृद्धि की प्रार्थना की। जय श्री राम। अब आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि आखिर मैं ये चीजें पढ़कर क्यों बता रही हूँ, या मैं जो अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या गए हैं, जो उन्होंने सरयू नदी पर आरती की है, मैं उसकी चर्चा क्यों कर रही हूँ। साथियों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। साथियों, आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सोशल मीडिया से और अपने जितने भी दिल्ली सरकार में विधायक है उन सभी के पेज से लाइव किया और लाइव कर उन्होंने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन के लगने से पहले जिस तरह से दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन कर रही थी, उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल जी 1 महीने बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का आयोजन दोबारा से करने जा रहे हैं। तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ कि उस वीडियो में उन्होंने क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। सबको नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। मुझे सभी दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ।
सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊं। अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इस तीर्थ यात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी। तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुजुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूं। और अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्यों इस तीर्थ यात्रा को अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2022 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ भारत के 5 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो राज्य आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। और यही चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनावों में अपना हाथ आजमाएगी। साथियों, अब मैं आती हूँ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, जो आज भी हमें गोदी मीडिया के माध्यम से लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों से लोगों को भयभीत किया जा रहा है। लेकिन आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का आयोजन दोबारा से चालू करने जा रहे हैं। साथियों, सोचने वाली बात है कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयास करें, उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी भी इनका साथ निभा रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जब चुनाव के नतीजे आए तो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा का जगह जगह आयोजन किया। इनके विधायकों ने उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम से जीत सकती है तो हमारे पास भी हनुमान जैसे शक्तिशाली भगवान हैं, हम उनके सहारे अपनी नैया पार लगाएंगे। और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद साफ साफ ये कहा था कि श्री राम पर भारी पड़े हनुमान। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह की इन लोगों की विचारधारा और किस तरह की इन लोगों की मंशा है। अगर यहां पर मैं बात करूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, जिस दिशा में आज उनको काम करना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, उस दिशा में बिल्कुल भी काम ना कर बल्कि जो अपने मीठे मीठे वादे जिस तरह से मोदी जी करते हैं उसी तरह से ये भी आजकल फेंकने का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। साथियों, अगर दिल्ली के हालातों की बात करूं तो आज दिल्ली की दुर्दशा इतनी बुरी हो गई है कि उसका आकलन करना भी शायद शब्दों के माध्यम से कम पड़ जाएगा। आप किसी भी गली में निकल जाए, आज सारी गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं। आज ठीक से लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसका ये हवाला देते कि हम दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी दे रहे हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहूंगी कि आज दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी है जहां पर पाइपलाइनें भी नहीं बिछी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर लोगों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है, और आप हवाला दे रहे हैं और लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी दे रहे हैं। साथियों, इस तरह के प्रलोभन से अन्य राज्यों के लोगों को बचना है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल जी अपना चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी में है। और हमें यह सोचना होगा कि यह सरकार भी लगातार हिंदूवादी मानसिकता से ग्रस्त है। अगर मैं ये कहूंगी कि यह भी आरएसएस का दूसरा रूप है, तो इसमें साथियों आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम अरविंद केजरीवाल जी को देखते आए, उनकी स्टेटमेंटों को सुनते आए हैं और खासकर उनके जितने भी विधायक हैं उनको भी देखते आए हैं। और यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहूंगी, खासकर उन लोगों को जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, बुद्ध का अनुयायी कहते हैं। साथियों, जब लॉकडाउन से पहले अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया था, तो उसमें बौद्ध समाज के लोगों से भी बहुत सारे फॉर्म भरवाए थे कि उनके लिए भी हम बोध गया जो बुद्ध के धार्मिक स्थल है वहां पर लोगों को ले जाने का काम करेंगे। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने फॉर्म भरे, पूरा डाटा इनको दिया, लेकिन देखिए उसी समय इन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो इस यात्रा को हम बाद में कराएंगे। और जितना भी डाटा बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर दिया, वो सारा का सारा डाटा अरविंद केजरीवाल ने चुनावों में इस्तेमाल किया। यह भली भांति जानते हो और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि डाटा हासिल करने में अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार बहुत ज्यादा माहिर है। और फिर दोबारा से उसी जुमले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार फिर से आपके बीच में आ रही है और जिस तरह से इन तीर्थ यात्राओं के नाम पर आपका वोट लूटने की तैयारी कर रही है, साथियों इसको भी आपको भली भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो इनकी चालों को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग पर्टिकुलर एक विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, एक धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने वाले लोग हैं। अगर मैं ये कहूंगी कि ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, जिस तरह से पिछले 2 साल से सरकारी स्कूल या मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो
जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल धरातल पर आ गया है। यहाँ पर मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगी, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने घर का ही, अपने परिवार का उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, जिनमें कि 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और 1 बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। जो सरकारी स्कूल की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। जिस तरह से आज बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये पूरी तैयारी है इस सरकार की और केंद्र सरकार की कि किसी भी तरह से जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनको, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर इनके बच्चों को कंपटीशन दे, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं जिस दिन बहुजन समाज के बच्चे पढ़ गए, लिख गए और अच्छी शिक्षा उन्होंने हासिल कर दी तो वो इनके बच्चों की बराबरी कर लेंगे। और ये कभी नहीं चाहते, ये आपको हमेशा सेवक बनाकर रखना चाहते हैं, आपका शोषण करना चाहते हैं, आपके हक अधिकारों को छीनना चाहते। कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या आपके बच्चे इनके बच्चों के बराबर आए और उनको कंपटीशन दे। और इसी के साथ साथ साथियों, मैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का भी उदाहरण दूंगी। जिस तरह से आज प्राइवेट स्कूल भारी भरकम फीस से लोगों की जेबों को लूटने का काम कर रहे हैं, ये भी आप भली भांति जानते हैं। और इसका उदाहरण साथियों मैं अपने ही परिवार से देना चाहूंगी। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और 1 बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो जो बच्चों का स्तर हो गया वो वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम घर पर भी मेहनत करते हैं, ट्यूशन पर भी मेहनत कराते हैं, लेकिन जो रिजल्ट बच्चों का आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिस कॉम्पिटिशन के तहत बच्चे एग्जाम में बैठते हैं वो कॉम्पिटिशन बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिया है, और ये सरकार की मिली भगत है। अगर मैं बात करूं तो पिछले शायद 1 या 1.5 महीने पहले ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन उसमें भी सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है, और जो 10th क्लास की एजुकेशन होती है वो हर बच्चे के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 10th के बाद ही बच्चा अपनी दिशा और दशा निर्धारित करता है कि उसको किस फील्ड में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है और कौन से फील्ड के लिए उसको पढ़ाई करनी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सरकार शिक्षा के नाम पर खाली झुंझुना बजाने का काम कर रही है, तो उससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये सरकार आपके बच्चों के भविष्य को किस दिशा में लेकर जा रही है। वो जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 महीने में मेरा बेटा सिर्फ मात्र 4 बार स्कूल गया है। 1 हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास लगती है, और कई बार तो क्या होता है कि वो जो अगला हफ्ता होता है वो भी स्किप कर दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। क्या पूरे साल में 4 दिन स्कूल में जाकर बच्चा 10th में अच्छे मार्क्स ला सकता है, या वो अपने पर्सनल एफर्ट्स कर सकता है? क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो हमें पता है कि 5 घंटे बच्चा स्कूल में स्पेंड करके आता है, तो कम से कम 4 घंटे तो वो अपनी एजुकेशन पर ध्यान लगाता है। साथ ही ये हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, उसी दिशा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी लगे हुए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने कुछ स्कूलों में अच्छी बिल्डिंगें बनाकर और उनको आज प्रचारित प्रसारित करने का काम करें कि देखिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में कितना अच्छा काम किया। आप बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए। बिल्डिंग खड़ी करने से क्या होता है, जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे और अच्छी शिक्षा देकर बच्चों का भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक इन बिल्डिंगों का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बिल्डिंगों का निर्माण भी तभी अच्छा लगता है जब बच्चों के भविष्य के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान आप लोगों ने किया हो। खाली 2-4 स्कूल बनाने से और उनका मॉडल पूरे भारत देश में दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी, साथियों इन लोगों की चालों को समझिए। और अपनी बात को खत्म करते हुए साथियों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको इन राजनीतिक लोगों की भाषा को समझना चाहिए, किस दिशा में बात करते हैं और किस उद्देश्य को लेकर बात करते हैं। और जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल जी करते हैं भावनात्मक रूप से, पता नहीं उन्हें आम जनता के दुख दर्द से कितनी पीड़ा होती है। साथियों ये सिर्फ इनके ड्रामेबाजी हैं, सिर्फ इमोशनल ड्रामा मैं कहूंगी, और खासकर अरविंद केजरीवाल इन ड्रामों में बहुत ज्यादा माहिर हैं। तो दिल्ली की जनता के लिए एक विशेष अपील है साथियों, अपने वोट का सदुपयोग करें, सही इस्तेमाल करें। और इस तरह के जो सांप्रदायिकतावादी विचारधारा के लोग हैं, जो पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनसे आपको बचकर रहना है। वोट आपका है, क्योंकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। अगर आप अपनी सरकार बना लोगे तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने लिए अच्छे काम करा पाओगे। लेकिन जरूरत है साथियों आपको इन जैसे सांप्रदायिक लोगों से बचने की। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।